नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से बड़ा बम फोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट कहें या फिर यूं कहें कि उन्होंने पहले अनिल विज कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ था, अब उन्होंने कैबिनेट मंत्री को हटा दिया है। अब अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा लिखा गया है और इस फेरबदल के बाद से अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वो कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं या फिर ये केवल और केवल एक इत्तेफाक है? हालांकि उन्होंने इस पर एक सफाई पेश की है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ें। जिन लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है वो मेरे एक्स पर आएँ। कोई भी मुझसे किसी तरह की भी ये लगाए कि मैं काम करा सकता हूं, उस तरीके से कोई मेरे साथ ना जुड़े। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका एक बयान भी सामने आया है, इससे राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मच गई है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से पहले अनिल विज कैबिनेट मंत्री हरियाणा लिखा हुआ था, अब अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा लिखा गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रदेश की विधानसभा के अंदर दो विधायक आज ऐसे हैं, उनमें से एक तो विधायक ही हैं बीजेपी के और दूसरे मंत्री हैं अनिल विज जी, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वो विधायक तो इसलिए सरकार से खुश नहीं है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। पीछे वो जेजेपी से विधायक थे तो जेजेपी कोटे से भी उनको मंत्री का पद नहीं मिल पाया था। राम कुमार गौतम जी की मैं बात कर रहा हूँ। और अनिल विज जी ऐसे मंत्री हैं इस सरकार के अंदर कि जो फ्री हैंड चाहते हैं। पिछली सरकार के अंदर जब उनको गृह मंत्री बनाया गया था तो विवाद छिड़ा था कि सीआईडी को लेकर के। उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल जी, वो चाह रहे थे कि सीआईडी का महकमा मेरे पास रहे। अनिल विज जी चाहते थे कि मेरे पास ही रहे। उसको लेकर भी इनकी खींचतान शुरू हुई थी। लेकिन फिर जो ही पिछली विधानसभा के कार्यकाल से चंद महीने पहले मनोहर लाल खट्टर जी की जगह पर नायब सिंह सैनी जी को जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो नाराज़गी अनिल विज जी ने उस मीटिंग में दिखाई और वो मीटिंग छोड़ करके बाहर आ गए थे। और कहीं न कहीं उन्होंने जूनियर सीनियर का नारा भी दिया था कि मैं सीनियर हूँ, मेरा दावा बनता है मुख्यमंत्री के लिए। तो नाराज़गी वहाँ से है। ये सरकार में फिर मंत्री बनाए गए। मंत्री बनाने के बाद जिस प्रकार से जो महकमे इनको मिले, चाहे वो बिजली विभाग था, चाहे वो परिवहन विभाग था, ताबड़तोड़ इन्होंने छापेमारी की। कुछ सुधार भी दोनों महकमों के अंदर काफ़ी हद तक हुआ। लेकिन फिर इस प्रकार का कोई दबाव आया कि इनके ऊपर कहा गया कि भाई मैं तो खुला दरबार नहीं लगाऊंगा, मात्र अपने हल्के की समस्याएं सुनूंगा, बाहर की समस्याएं मैं नहीं लूँगा। तो कहीं न कहीं ऊपर का दबाव था, तो नाराज़गी थी। फिर एक चीज़ और निकल करके आई। 15 अगस्त पे अभी पीछे गया तो मंत्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर झंडा फहराते हैं और इनकी झंडा ध्वजारोहण में कहीं ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। राज्यपाल के साथ इनकी ड्यूटी अटैच कर दिया गया। फिर वो नाराज़गी सरकार ने देखी कि नाराज़गी कहीं गलत संदेश ना जनता के अंदर दे दे, तो इनकी आनन फानन में यमुनानगर साइड ड्यूटी लगाई गई। अब जिस प्रकार से इन्होंने अपने हैंडल के ऊपर डाला कि मुझे मंत्री समझ करके मेरे साथ लोग ना जुड़े, साधारण कार्यकर्ता पार्टी का मान करके मेरे साथ जुड़ें, तो जिस प्रकार से नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं, ये चाहते हैं अपना फ्री हैंड। और ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है अनुशासन प्रिय पार्टी के नाम से। और एक अपनी उम्र का तगाजा भी मैं मानता हूँ, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र दराज हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं। हर अली जली से कहते हैं कि निकले हुए इंसान हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जब उम्र दराज होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को साइड लाइन कर दिया गया था, मुरली मनोहर जोशी जी को कर लिया गया था, उन्होंने किसी प्रकार के ऐसे सुर नहीं किए थे। बीच में भी 2 ऐसे हुए, चाहे गवर्नर सतपाल मलिक जी का आप कैसे लीजिए, रामविलास शर्मा जी को देख लीजिएगा। कहीं न कहीं अगर पार्टी कोरम में रह करके काम करना है तो इनको कहीं न कहीं उस इरादे को छोड़ना होगा जैसा फ्री हैंड ये चाह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपरी आदेशों से चलने वाली पार्टी है। वो कितना इनको दे रही है ये तो सर्वविदित है। और अब इन्होंने शायद जनता से ज़्यादा मिलना जुलना भी इनका नहीं रहा, ना ये कहीं दौरे बोरे करते नजर आ रहे हैं। राठी साहब,
कुछ दिन दो या 3 दिन पहले उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबाला में एक और समानांतर बीजेपी चल रही है और उन्हें ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो क्या बीजेपी में एक और गुट अंबाला के अंदर काम कर रहा है? ये हर पार्टी की रणनीति होती है कि एक इलाके के अंदर, एक हल्के के अंदर हर पार्टी के पास आप देखोगे तो 2-2, 3-3 प्रत्याशी वो रखते हैं। किसी को पैरेलल रखते हैं कि भाई अगर इसके साथ कोई अनबन हो जाए या इसको टिकट ना देनी पड़े तो दूसरे को दे दी जाए। लेकिन अनिल विज जी तो इतने बड़े नेता रहे हैं, वहाँ तो सोचा नहीं जा सकता अम्बाला कैंट के ऊपर अनिल विज के सिवा कोई दूसरा नाम होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये ड्रामेबाजी अब चल रही है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा क्यों ना एक पैरेलल नेता इनके खड़ा कर दिया जाए, ताकि आने वाला समय जब चुनाव नज़दीक हो तो एक तो दबाव बने कि हम आपकी टिकट काट सकते हैं, और ये जगह अगर खाली हो जाए या ये कह दे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बुजुर्ग तो हैं, ऊपर से कब फरमान आ जाए किस प्रकार का आ जाए तो उसके लिए तो खाली तो सीट छोड़ेगी नहीं भाजपा, वहाँ से किसी न किसी प्रत्याशी को तो लड़ाएगी। तो जिसको पार्टी ने उभारा देना है आगे के चुनाव के लिए 4 साल बाद, तो उसको कहीं न कहीं आगे किया जा रहा है। कार्यकर्ता उनके पास जा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के काम लेकर के मुख्यमंत्री और सरकार के पास जा रहे हैं, और ये देख करके फिर अनिल विज जी को थोड़ी सी और ठसक लगती है कि भाई जब मैं यहाँ का विधायक हूँ और मैं मंत्री हूँ और मेरे हल्के के काम लेकर के कोई दूसरा आदमी जा रहा है, तो परेशानी तो इनको स्वाभाविक रूप से होगी। लेकिन समय की नज़ाकत को भी कहीं न कहीं भापना पड़ेगा अनिल विज जी को कि वो दौर नहीं रहा। इनके साथ के कितने आदमी आज प्रदेश की राजनीति के अंदर, विधानसभा के अंदर बैठे हैं। डॉक्टर अकबर कादियान जी मान लिए, कृष्ण पवार जी मानिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मानिए, एक शिवम ये अनिल विज जी हैं। तो ये 5 या 7 विधायक ऐसे प्रदेश की विधानसभा के अंदर हैं जो इनके समय में इनके साथ रहे हैं। चाहे दादा राम कुमार गौतम को भी लगा लो और भाई राव नरबीर सिंह को भी लगा लो। बाकी तो नई फौज आई है हर पार्टी से, तो ये काफ़ी पार्टी इनको एहसास तो करा रही है कि आप बुजुर्ग हो चुके चले हो, लेकिन ये अपने आप को बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं वो अपने एक पत्रकार साथी एक दिन कह रहे थे कि गब्बर का पाड़ा कहीं न कहीं जय वीरू से पड़ा हुआ, वो जय वीरू कौन है ये समझ में गब्बर को नहीं आ रहा। जब चुनाव थे विधानसभा के तो उस दौरान भी अनिल विज ने कई बार आवाज़ें उठाई थी कि कुछ लोग हैं जो मुझे हराना चाहते हैं। चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो उसके बाद भी उन्होंने खुलकर कहा कि कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले भी हुए हैं और वो मुझे हराने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार इस बात को उठाते रहे हैं। तो क्या सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है, उन्हें अनदेखा कर रही है? क्या सरकार इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर सकती है? इस तरह कड़े फैसले लिए जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कड़े फैसले लेने में कामादा रखती है और वो ले भी सकती है अगर ये बाज नहीं आए। ये कितना बड़ा फैसला था, देश के उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा होना, कोई न कोई कारण तो इसके पीछे भी था, जगदीप धनखड़ जी का। हालांकि वो एक लाइन लिखी गई कि भाई स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। हो सकता है कि कभी कभी अनिल विज जी का इस्तीफे में भी ये शब्द हमें देखने को मिले कि स्वास्थ्य कारणों से मैं भी अपना मंत्री पद छोड़ रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अभी तक कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप लगाता था कि कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी है, फलां गुट है, दकड़ा गुट है। लेकिन सत्ता सरकार के अंदर 48 विधायक हैं, 48 विधायकों में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में तालमेल नहीं है। आप देखिए पीछे विधानसभा सेशन के अंदर दादा राम कुमार गौतम और रणवीर शर्मा जी के बीच में किस प्रकार के व्यंग्य बाण चले थे, गोबर तक बात आ गई थी। बहुत ही मतलब गलत बात सी थी वो कि हाउस को पूरा प्रदेश देखता है और वो पूरे हरियाणा प्रदेश को और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ इस प्रकार की बात हुई है। तो वो चीज़ शो करती है कि पार्टी में तालमेल की कमी तो भाजपा में भी है। और अनिल विज वाला जो सिलसिला चला हुआ इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर तो 14-15 आदमी तो हैं कि उसमें भी कहीं न कहीं तालमेल नहीं है कि अनिल विज जी इस प्रकार के जब अपने नाम के पीछे से हटा देते हैं मंत्री हरियाणा सरकार और खाली अनिल विज अम्बाला कैंट लिख के रखते हैं, तो ये धड़ेबंदी, ये गुटबाजी, ये दूसरी पार्टियों पर आरोप भाजपा लगाती है, लेकिन इससे अछूती भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उन्होंने अपने नाम के पीछे से मिनिस्टर हटाया है और बाद में उन्होंने सफाई भी दी है कि वही लोग साधारण कार्यकर्ता समझ के मेरे साथ जुड़े, कोई मुझे मंत्री ना लगाए, तो संकेत क्या दे रहे हैं? वो क्या पद जाने वाला है या फिर सिर्फ ये हवाई बातें हैं जो हम कर रहे हैं? एक मानसिक दबाव पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर डालने का प्रयास है, क्योंकि जिस प्रकार से जैसे हमने 15 अगस्त का जिक्र किया तो ऊपर से ही कोई मैसेज आया होगा तो इनको वहाँ भेजा गया, यमुनानगर ड्यूटी लगाई गई 15 अगस्त को। और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल की जहाँ तक बात थी तो कयास यहाँ तक थे कि इनका मंत्रिमंडल के अंदर नाम भी काफ़ी लेट जुड़ा है,
वो भी कहीं ऊपर का दबाव था। तो सीनियर आदमी है, सम्मान तो हर आदमी चाहता है, लेकिन कहीं कहीं पार्टी के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो आज अनिल विज जी को कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए या उच्च पद पर नहीं देखना चाहता। संकेत तो सीधा सही है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ तौर से दिख रही है, जिस तरीके से अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री, जो मंत्री नाम के पीछे लिखा हुआ था, उसको हटा दिया है एक्स पोस्ट से। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अनिल विज की कुर्सी जाने वाली है। हालांकि अनिल विज ने साफ तौर से ये बात कही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे मंत्री समझ कर ना जुड़े, कार्यकर्ता के साथ समझ कर मेरे साथ जुड़ाव करें, या जिन लोगों को मेरी पोस्ट पसंद आती है वो लोग इस नाते से मेरे साथ जुड़ें। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।